हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमारे सामने बात आती है इंजीनियर्स की तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में एक ऐसा चश्मिश व्यक्ति घूमने लगता है जो बहुत ही धीर गंभीर है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसकी जिंदगी में कुछ भी थ्रिल नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने आते हैं राकेश जी मीना तो फिर बात बदल जाती है, दुनिया ही एकदम अनोखी हो जाती है, क्योंकि इन्हें देख के कहीं से ही नहीं लगता है कि ये एक इंजीनियर है, लेकिन है। और इंजीनियरिंग से भी ज्यादा ये इंजीनियरिंग को लेकर आए फार्मा के साथ, और इन्होंने हेल्थ केयर में जो फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग को जोड़ा है वो अपने आप में अनूठा है। कैसे किया, क्यों किया, जानेंगे आज की बातचीत में। तो राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और जब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता ना, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि आप इंजीनियरिंग वाले धीर गंभीर पर्सन है। तो शुरू से एकदम हंसते मुस्कुराते थे? मैं बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक गांव में, छोटे से गांव में पैदा हुआ। जी जी। और बहुत छोटा गांव था जहाँ पे एक प्राइमरी लेवल का स्कूल था, करौली के पास में। करौली से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, टोडूपुरा करके, एक छोटा सा गांव है। और वहाँ मेरा बर्थ हुआ। किसान फैमिली में था। कुछ ऐसा एजुकेशन का वहाँ, जब मैं 78 में मेरा बर्थ हुआ तो 82-81 में मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ। तो तब इतना कुछ था नहीं गांव में, छोटे छोटे रास्ते थे जी। स्कूलिंग मेरी 5वीं क्लास तक गांव में हुई। उसके बाद हम लोग दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे, तो वो करीब हमारे गांव से 8 किलोमीटर था। इतना पैदल चल के? और रोज हम पैदल जाते थे और पैदल आते थे। और सरप्राइज आपको कि हमको लगता भी नहीं था कि हम 8 किलोमीटर जाते थे। ऐसे हंसते सब, हाँ, पूरी टोली थी। 15-20 लोग थे। हाँ। बाद में बढ़ के वो 30-40 हो गए। और हम लोग, रास्ता भी नहीं था सही से, बरसात में होती थी। हाँ। तो स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता था। बीच में नदी गुजरती थी जो गंभीर नदी थी। लेकिन वो मुश्किल आज लगती है, उस समय तो नहीं थी। उस समय मुश्किल नहीं थी, अब मुश्किल लगती है। हमको पता भी नहीं लगता कि 8 किलोमीटर हम गए। हाँ। और आगे, और बहुत स्कूलिंग के टाइम पे ना कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कुछ पढ़ाई का दबाव नहीं था। जो स्कूल में पढ़ता है उतना ही था। और मिट्टी में खेले, गेम खेले। एक बार का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था जी, तो मैं छोटा था। बेसिकली हमारे स्कूल में सबसे छोटा मैं ही था। अच्छा। बाकी सब मुझसे बड़े थे। हाँ। तो हम लोग स्कूल जाते तो हमारे एक सीनियर थे, 12वीं क्लास, वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे जी। बाद में वो फेल होकर हमारे साथ नहीं आ गए। तो वो क्या करते, उनको परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी। नदी पे वो लाइन खींचते थे जी। और लाइन खींच के बोलते थे कि इससे पार जाएगा उसका बाप मरेगा। अरे! तो हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। ऐसा 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। उसके बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारा नाम काट के और गांव में एक लेटर भेज दिया जी। हमारे पिताजी को मिला। हमारे पिताजी सोचते रोज स्कूल जाता है ये, जाता कहाँ है ये। तो फिर उन्होंने मुझे, उस टाइम पे आप जो आज के फादर मदर है वो बच्चों को डांटते भी नहीं है। हाँ। उस टाइम के माता पिता हाथ छोड़ देते थे। तो उन्होंने धमकाया, थोड़ा दिया। हाँ। तो मैंने बोला कि मेरे साथ तो ये स्थिति है। तो हाँ। फिर मुझे उस ग्रुप से उन्होंने बाहर कर दिया। अच्छा। सबने बोले ये पढ़ाकू, इसको जाने दो। तो 10th, फिर हम लोग 10th में आए। तो हमारे यहाँ से स्कूल में, मैं जब पढ़ता था, स्कूल का नाम था रतन जिला। उसमें 200 स्टूडेंट थे जी 10th में। और मैं अकेलौता पास हुआ। और थे इसलिए। एक लड़की थी जो कंपार्टमेंट आई थी उसकी। हाँ। बाकी सब फेल थे। अभी और बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं पास हुआ, मुझे खुद को भी रियलाइज, मुझे पता है। सोचिए ना, तब इतना प्रेशर ही नहीं था। जो सारे बच्चे फेल भी हुए या कम नंबर भी आए, उनके भी कोई फर्क नहीं। मैं सेकंड डिवीजन पास था। ऐसा नहीं, मेरा कुछ 56 या 57% नंबर आए थे। आज शायद 96, 97 या जो 99% भी लाते हैं ना कि कुछ, उनके भी चेहरे पे शायद वो खुशी नहीं दिखाई देती। पर मैं इतना खुश था, पर मेरी खुशी में जाहिर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथी सब फेल हो गए थे। तो ये डिसाइड हुआ था रिजल्ट से पहले। आपको तो याद है, पहले रिजल्ट क्या होता था, रेडियो पर अनाउंस होता था। हाँ। फिर 3 दिन में वो पहुंचता। हम तो गांव में थे तो हमारे पास पहुंचने में 3 दिन लगते थे। और वो अखबार की एक्स्ट्रा कॉपी भी निकलती थी। तो उसको मेरे ब्रदर जयपुर रहते थे, वो लेके गए।
उन्होंने कहा कि ये पास हो गया, तो हमारे पिताजी ने कहा अच्छा हाँ ये पास हो गया, पास हो गया। तो ठीक है। उन्होंने पूरे गांव को लड्डू खिलाए हाँ कि मेरा बेटा इकलौता पास हुआ पूरे गांव में, और बड़ा जश्न मनाया घर में। अरे और वाह। सिर्फ सेकंड डिवीजन पास था, पर खुशी नहीं थी, पढ़ाई दोस्त फेल हो गए थे सब। और एक अकेले होके जश्न मनाने का भी मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या, मेरे पिताजी बोले कि आप इंजीनियर बन जाओ, मैथमेटिक्स लिया। हाँ तब थोड़े सीरियस हुए कि अभी पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स आगे। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मेरे स्कूल में मैं इकलौता ही था जी। स्टूडेंट। मुझे अगर मैं छुट्टी करता था तो 5 पूरे टीचर दिन छुट्टी हो जाता। मैथमेटिक्स में अकेला पढ़ता था। लेकिन आज के बच्चे ना शायद इस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, जो वो रटने में लगे हुए हैं, जिस तरह से वो पढ़ाई में घुसे हुए हैं ना, ये आनंद उन्हें नहीं मिलेगा। और उन्होंने फिर पढ़ाया 5 टीचरों ने, और मैं फिर सेकंड डिवीजन 12th पास कर पाया। फिर मेरा एडमिशन यहाँ IIT और PET में हुआ नहीं। जी। और मेरे एक चाचा दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस में थे, तो उन्होंने, है अभी भी, उन्होंने एक फॉर्म ला के दिया दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो मैं दिल्ली चला गया पढ़ने। मेरी लाइफ में मैं पहली बार गांव से शहर की तरफ मूव हुआ। और आपके गांव में और भी लोग थे जो बाहर गए थे? नहीं, मेरे एक चाचा जो दिल्ली पुलिस में थे वही थे। हाँ, बाकी 98% लोग गांव में थे, जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे सब गांव में। हम खेती करते थे, मैं खुद ट्रैक्टर चलाता था गांव में, सारे काम घर के मैं ही करता था। इवन हमारी जो भैंसें थी उनको खोल के पानी पिलाना, घास खिलाना, ये सब हमारे रूटीन प्रक्रिया में जी 12th तक। आज भी है वहां पर घर? नहीं, अभी पापा मम्मी शहर में, अब जयपुर आके, क्योंकि हम लोग जयपुर रहते हैं तो जयपुर शिफ्ट होके। पर वो जिंदगी बहुत अच्छी थी। कभी हमने, मैं आपको सरप्राइज एक बात बोलूं, अभी पेरेंट्स बच्चों को कितना केयर करते हैं कि ये है, मैं आपको सुनने में हंसी आएगी कि कभी मुंह धो के या हाथ धो के खाना नहीं खाया हमने, ऐसे ही खा लिया। ऐसे ही खाते थे। गांव से रोटी लेके जाते थे, सब्जी भी नहीं हुआ करती थी, और पीपल के पेड़ के नीचे या फिर दोस्तों के साथ एक दूसरे के बांट के खा लेते थे। क्या सुकून सुख था। कभी ऐसा नहीं, कभी हमारी माँ को यह भी पता नहीं था कि इसने खाना खाया नहीं खाया। कभी हमारे पिताजी ने पूछा नहीं तो करता भी क्या है। अच्छा। हाँ, उनको एक चिंता थी, मेरा खेत जोत के आना, बिल्कुल, मेरे भैंस को पानी पिला देना। उनको पता था कि पढ़ना तो ही नहीं इसको। फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, तो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, तो एडमिशन लिया। अब मैं चला गया वहां, देखा तो कुछ दुनिया अलग थी। बिल्कुल, शहरी दुनिया बहुत खतरनाक होती है। वहाँ देख के ऐसा लगा कि मैं इसी दुनिया का आदमी हूँ क्या। वहाँ लोग बहुत एक दूसरे से फ्रेंड थे, बात करते थे। तो मैं छोटा था घर में सबसे, मेरे माँ बाप मुझे ज्यादा प्यार करते थे। पहली बार शहर जा रहा था, जी। तो मेरे मम्मी पापा भी साथ आए कॉलेज में, जो मुझे छोड़ने आए, तो मैं खूब रोया। फिर मैं उनके साथ वापस आ गया, मुझे नहीं करना, नहीं रहना, मुझे रहना नहीं, मैं BSc करूंगा करौली से। और ये है, तो मेरे पिताजी फिर मुझे वापस लेके गए। और वो चाचा थे जो, उन्होंने 2 थप्पड़ मारे, मेरे पिताजी को गांव भेज दिया। बोले क्यों नहीं जाएगा, ये जाएगा। ऐसा कैसे हो गया। और आज तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हाथ लगाने से डरते। मेरे चाचा ने, लेकिन तब चाचा ने भी लगा दिया। मेरे पापा को भी डांटा, तुम जाइए मैं पढ़ा दूंगा सब। ये अधिकार था, ये शायद हमारे रिश्ते थे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते थे। आज कहीं ना कहीं ये जो माइनस पॉइंट है ना हमारे सिविलाइजेशन का, वो दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमारा रैकिंग सिस्टम था। उस टाइम रैकिंग बहुत होती थी, अभी तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ गए तो रैकिंग नहीं होती है। तो रैकिंग के टाइम पे 1-2 सीनियरों ने मुझे बहुत मारा उस टाइम पे, जिसकी वजह से आज मैं इंसान बना। अच्छा, ये पॉजिटिव है। कुछ बताइए उसके बारे में। एक्चुअली क्या है कि रैकिंग का मीनिंग ये नहीं है कि हम कोई भी, मैं भी जब सीनियर बना या कोई भी सीनियर है, तो उसको उस स्टूडेंट को परेशान करके कॉलेज से बाहर भेजना जी। पहले 2 सब्जेक्ट ऐसे थे, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी। डॉक्टर्स में भी ये था कि सीनियर उसको सिखाता था मैनर्स, कॉलेज मैनर्स। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, आप डरे रहोगे, तो आपकी बात को कैसे बोल पाओगे। आप अगर कुछ कर रहे हैं, तो मेरे सीनियर्स ने काफी मुझे उस टाइम पे रैकिंग हुई, 2-2, 4-4 घंटे रैकिंग चलती थी। तो मैं डर गया, मुझे फीवर बहुत सारे आए, तो मैं बोला चाचा को मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर चाचा ने मेरी उसमें हेल्प की, वो गए कॉलेज में मिलकर, वो पुलिस में थे तो उनका दबदबा था। तो वो मिले, जाके प्रिंसिपल से मिले कि नहीं, इसको गांव से आया है, इतना मत डराइए, थोड़ा रैकिंग करिए पर
डिसिप्लिन के साथ। फिर उन्हीं जिन सीनियरों ने मुझे पीटा या मुझे रैकिंग की, उन्होंने मेरी पूरे 4 साल मदद की। एक उनका घुलने मिलने का तरीका हुआ करता था, बहुत जबरदस्त। और मैं आज भी मैं ये कहता हूँ, ठीक है हमारी फिजिकली हुई, मैं फिजिकल में नहीं जाना चाहता, मैं उसके अपोजिशन में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों का कॉलेज का जो रैंकिंग सिस्टम है वो चालू रहना चाहिए। ठीक है, हम रैगिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर हंसी मजाक मस्ती और सीनियर्स का जूनियर से जो घुलने मिलने का एक माहौल होता है, वो शायद उनको साथ में, आजकल हम जैसे ओरिएंटेशन की बात करते हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस में, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प जरूर करता है। उसका एडवांटेज है, अगर सीनियर जूनियर के बीच में गैप रहा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, बिल्कुल बात ट्रांसफर नहीं होगी। वो जो 3 महीने हैं वो एक सीनियर जूनियर को नजदीक लाते हैं, बिल्कुल, और वो आपको इतना पेशेंस डेवलप करते हैं कि आप हर चीज से अपने आप को फाइट कर सकते हैं। लेकिन पहले ये थोड़ा हेल्दी मैं उसके फेवर में हूँ। आजकल तो मतलब बीच में जो ये था बहुत ज्यादा विकृत रूप हो गया था, फिर ठीक है अब तो रोक ही लग गई है, अभी तो ये सिस्टम बंद हो गया, लेकिन वो हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं था। जी। जो बहुत फिजिकली उसी टाइम पे भी नहीं था, जी। पर ट्रांसफर करते थे। और जैसे स्पोर्ट्स में जाते थे, हम साथ में रहते थे, या उन्होंने जो हमारे एग्जाम पेपर्स रहते थे तो वो हेल्प करते थे कि आपको ये पढ़ना है। अच्छी बात ये थी कि आप लोग सब वास्तविक दुनिया में थे। अभी आजकल जो वर्चुअल दुनिया हो गई ना, वो बहुत दूर कर दी है, बनावटी हो गई। अभी कोई किसी की हेल्प नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। बिल्कुल। फिर आपकी हुई पढ़ाई पूरी, वहां से पढ़ाई करने के बाद में फिर ये फार्मा हेल्थ केयर में मैं ऐसे आया कि ये मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे पल है जो मैं उनको शेयर करूं या नहीं करूं। नहीं, करना ही है। आज तो हम सारे राज खोलने के लिए बैठे हैं। क्योंकि इसको बताने से हो सकता है कि बहुत सारी चीज है, पर एक्चुअली क्या है कि मैं जब मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, उस कम्युनिटी में क्या है कि लव मैरिज करना, लव करना, ये सब एक तरह से गुनाह मतलब कि आपने बहुत बड़ा क्राइम किया वो गुनाह, और क्राइम है, और मैं वो गुनाह कर बैठा। तो मैं रिलेशनशिप में था, गांव, मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। मेरी रूटीन जिंदगी ऐसे ही चलती थी कि मैं गांव आता था, मिलता था। हाँ, उस ड्यूरेशन में मेरा गांव आना जाना कम हो गया। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तो मैं हर फेस्टिवल पे, हर समय, हर छुट्टी पे मैं गांव आ जाता था। लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में गया तो मेजर फेस्टिवल जैसे दिवाली है, होली है, और ये कम हो गया। तो घर वालों को कुछ था कि ये, पर सोचते थे कि पर सोचते थे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई थोड़ी ऐसी है। फिर पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आया? नहीं। मैं आपको सच बोलूं, मैं उसकी वजह से ज्यादा पढ़ पाया। अच्छा। और दिल्ली को मुझे उसने इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल, मैं दिल्ली को जानते नहीं थे, लेकिन माहौल में रच बस गए उनके। वो उसने मुझे बताया कि आप कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे आप हेयर स्टाइल रखोगे, फिर कैसे आगे बढ़े। ये इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैं BSNL में नौकरी करने चला गया। बिहार, करौली से दिल्ली, दिल्ली से बिहार। अभी उस टाइम पे फोन फ्री का था, क्योंकि मैं BSNL में था। और वहाँ उसका सबसे बड़ा ऑफिसर था। 21 साल 3 महीने में मेरी नौकरी लगी थी। तो मैं फोन करता था, जो वो भी फोन करती थी, तो 2 घंटा वो रोती थी, 2 घंटा मैं रोता था। फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं छोड़ के आ जाता हूँ। तो मैं बिहार से मेरे दोस्तों से मैंने बात की, सबसे। दोस्तों ने कहा तुमने इसलिए इंजीनियरिंग किया कि तुम बिहार में जाके बैठोगे, इसलिए तुम इंजीनियर पढ़ के गए। लेकिन सरकारी नौकरी तो थी। हम नहीं बने, वो कहते थे हम नहीं बने इसके लिए। अच्छा। हम कुछ ऐसा करेंगे जो लोग हम लोगों को नौकरी दे। हम कुछ ऐसा करेंगे जो एक सोसाइटी के लिए सिंबल हो। बिल्कुल। और ये सब ऐसा करेंगे। तो मेरे कई सारे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैं बिना बताए घर दिल्ली आ गया। और मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक कंपनी में ऑफर किया। बिल्कुल। इन ड्यूरेशन में जिनसे मैं रिलेशन में था वो मुझे छोड़ के चली गई। और ब्रेकअप हो गया।
ब्रेकअप ही समझो क्या हुआ उस पोजीशन में, क्योंकि वो मैरिज का प्रेशर था, कम्युनिटी हमारी अलाउड नहीं करी थी, हमारे माँ बाप हमको अलाउड नहीं कर रहे थे, उनकी तरफ से भी विरोध था। उनकी फैमिली रेडी थी, और हमारे फादर को उनको समझा। हमारे पिताजी एक सेंटेंस बोलते थे, अगर ऐसा कुछ भी किया तो पहले तेरी माँ को मारूंगा और फिर खुद मरूंगा। भयंकर डर। तो वो ऐसा बोले मेरा समाज, क्योंकि हमारे फादर का सोशल इम्पैक्ट बड़ा है। जी जी। हमारे दादाजी हमारी पूरी कम्युनिटी में सबसे रेस्पेक्टेड आदमी थे। जगन्नाथ पाड़िया जी जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके क्लासमेट थे। अच्छा। उनके दोस्त थे, और 25 साल सरपंच रहे गांव के। तो फिर और पूरा सिक्का था। अभी एक समाज के पंच का बेटा ही ऐसा करेगा तो समाज में मैसेज क्या जाएगा? डेफिनेटली उनका डर अपनी जगह जायज था। तो वो इस तरह की बात करते थे, तो मैं हमेशा बोलता तुम थोड़ा पेशेंस रखो, हम देखेंगे इस बात को। ये फिर उसको पेशेंस नहीं था, ठीक है, बात बिगड़ गई। वहां से मैं जॉब में आ गया। फिर मैं घर वालों को जब ये बात पता लगी सारी चीजें, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से जयपुर शिफ्ट कर दिया और बोले कि नहीं आप अब यहाँ बच्चा अपने कंट्रोल में। हाँ, बोले आप नहीं रहोगे। अब आप, वो दिल्ली पुलिस वाले हमारे चाचा बोले तू इधर दिखाई दिया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। फिर गांव गया। पर आप ये सोचिए ना कि तब हमें घर वालों का डर हम सुन भी लेते थे, है ना, उनको जो डर है या उनकी डांट भी है उस कारण, तो हम सब सुन लेते थे, हम अगेंस्ट में रिबेल नहीं करते थे। आजकल ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई है। उसका एक रीजन है। जी जी। हमारे टाइम पे जो पेरेंट्स थे ना, वो एक जो अट्रैक्शन था बच्चों के साथ, एक लिमिटेड दायरे में थे। अगर हमने गलती किया तो वो हमारे मुंह पे बोलते थे ये गलत है। वो दूसरे के पास नहीं जाते थे, तुम्हारे बच्चे ने गलत किया, तुमने गलत किया है। मैं आपको फिर से वापस जाता हूँ। मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में था, तो मुझे किसी बच्चे ने पीट दिया। अब मैं बड़े सरपंच का पोता और ये सब हमारे समाज से पीट दिया, तो मैं कैसे सहन करे। तो मैं रोता हुआ घर आया, तो मेरे पिताजी ने 2 और दिए मेरे। बोले तूने कुछ किया होगा, क्यों गया? पहले नहीं सुनते थे। नहीं, बहुत। और ये जो हम गलती कर गए अभी, ये हो सकता है 25 साल बाद इसका इम्पैक्ट कुछ अलग आएगा। अभी आना शुरू हुआ है, और 25 साल बाद अलग आएगा। देखते हैं वही आगे कुछ ना कुछ असर तो आएगा, ये बात तो श्योर। क्योंकि हम जब जॉइंट फैमिली में थे, क्योंकि मेरे दादाजी 7 भाई थे, फिर उनके बच्चे थे, फिर मेरे पिताजी 7 भाई हैं। मेरी दादी जिंदा थी जब तक हम जॉइंट फैमिली में थे। एक घर में खाना बनता था। आज हम 2 भाई हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे बच्चे साथ में रहते हैं। तो कल्चर हम लेके आए साथ, बिल्कुल वहां से। तो हम, ये एक डर था। फिर आप दोनों भाइयों में भी लड़ाई होती थी? मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो गोल्डन स्पून वाला आती है। अच्छा। वो हमारे से सबसे बड़ा था पूरे फैमिली में। तो उसका बहुत, हमारे ननियाल में भी सबसे बड़े थे और हमारी फैमिली में। तो उनको तो बहुत लाड प्यार करते थे। हाँ, वो लाड प्यार में बहुत थे। जी जी। तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। पर आप बिगड़े हुए बच्चे? मैं बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैं मेरी माँ का लाडला था। हाँ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, उसके अलावा मेरे खानदान में कोई नहीं करता। ये भी बड़े एक छोटे बच्चे होने के फायदे हैं। मैं मेरी माँ के साथ मैं घास काटने जाता माँ के साथ, खेत में खेती करने जाता माँ के साथ। मुझे कभी लगा नहीं मैं इनसे दूर जाऊंगा। जी जी जी। तो अब वापस स्विच करके आते हैं वहीं से जहाँ ब्रेकअप हुआ था। तो फिर हम यहाँ रहे, यहाँ के मैंने नौकरी शुरू की। तो मैं जब फर्स्ट मेरा जॉब था, तो मैं फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने गया मुंबई। जी जी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो उस कंपनी के बैठे हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे लोग। तो वहाँ 2 डायरेक्टर बैठे हुए थे सामने। तो मैं जब बैठा तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि एक दिन मैं सीट की तरफ जाऊंगा। अच्छा, तभी सोच लिया। हाँ। फिर मेरे कई दोस्तों से पूछा कि मेडिकल इंडस्ट्रीज क्या है, तो समझ में आया ये सब चीजें हैं। कंपटीशन भी था, एंड क्योंकि पैसे नहीं थे बिजनेस के लिए। फिर मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, बिजनेस के लिए आपको एक पेशेंस और एक एक्सपीरियंस की जरूरत है। और वो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली, वो ट्रेनिंग मिली, वो साथ ही मिले। आज भी हम मिलते हैं 80-90 लोग, तो हमारे चेहरे पे वही चमक है। बिल्कुल।
वो सब सक्सेस है अपने अपने फील्ड में। ठीक, आज तो इंजीनियरिंग का माहौल देखने का, जब रोबोटिक्स और एआई और ये आने के बाद तो खैर दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन अभी प्रेशर में, डिप्रेशन में ज्यादा दिखाई उसका एक रीजन है शॉर्टकट। अभी मैं जिस कंपनी में जॉब किया, मैंने 19 ईयर 19 साल मैंने जॉब किया वहां पर जी। एज ए सर्विस इंजीनियर मैंने करियर शुरू किया, एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद मैं 2012 में नेशनल मैनेजर बना जी, सर्विस और सेल्स का। मेरे जब सेल्स का मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था 12 साल तक, मैं सिर्फ सर्विस इंडस्ट्रीज देखता था जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते थे, जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे जिनमें हम जाते थे। SMS है, आपका SN मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, इन कॉलेजों में हम टीचरों के साथ, जो एजुकेशन के टीचर्स थे उनके साथ डिस्कशन करते थे टेक्नोलॉजी है। इन्हीं बीच में 2014 में मेरी इनसे मुलाकात हुई जी जी, मयंक जी से। मयंक जी की लाइफ में मैं 2014 में आया। अरे वाह। 2014 में हाँ। ये उदयपुर में हमारे एक डीलर हुआ करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में थे, पर वो थोड़ा ठीक आदमी नहीं था। इन बिटवीन इन्होंने 2-3 साल काम किया। 2014 में इन दोनों सेपरेट हुए, तो मयंक को कुछ 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का कर्ज निकाल दिया इनके 2 साल काम कराने के बाद। दैट टाइम ही इज ओनली 28 ईयर ओल्ड, 22। अब 22 साल के लड़के पर आप कर्ज निकाल दो तो क्या सोचेगा वो? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। उस दिन मैं उदयपुर में था, तो मुझे श्रीनाथ जी दर्शन करके, मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर की कार ली थी और श्रीनाथ जी दर्शन करने गया था। मैं लौटा तो ये गेट पे मिले, तो उन्होंने मिला, इन्होंने बातचीत हुई, मैंने उसकी कार दी, तो मैं निकलने लगा तो ये बोले मैं भी चल रहा हूँ सर। तो चलो, तो हम लोग ऑटो में बैठे तो एकदम ये डिप्रेस होकर रोने लगे। मैंने सोचा इसको क्या हुआ, फिर इनको साथ में लेके फिर होटल चला गया, एक बगल वाला रूम बुक कराया। मैंने बोला आप रात यहाँ रुकिए, सुबह अपन बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। सुबह फिर मैंने इससे बात की, तो मैंने सोचा कहाँ के रहने वाले? बोले मैं फलौदी का। आप जोधपुर जाओ बिजनेस करो। तो पैसे नहीं और कर्जा और तो ये बोले सर पैसे नहीं। कोई बात नहीं, मैं जो उस कंपनी में उस टाइम बहुत पावरफुल था, नेशनल मैनेजर था, मैनेजर थे आप। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाइए, सब मैं अरेंज करूंगा, पैसे भी दूंगा और सब आप जाइए, ऑफिस खोलिए, अपन काम करते हैं। कहीं ना कहीं श्रीनाथ जी की कृपा दिखाई देती है। ठीक है, तो इसने ऑफिस खोला छोटा सा। फिर मैं 2014 से 2016 तक हर महीने जोधपुर आता था जी, इसके साथ काम करने के लिए, इसको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, फलौदी, जैतारण, आपके रणकपुर, सादड़ी, सातचौर, सब जगह मैंने इसके साथ ट्रैवलिंग किया, छोटी छोटी जगह। फिर 2016 में इसका बिजनेस सेटल होने शुरू हो गया। इसने बहुत हार्ड वर्क किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। काम इसने बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है ना, मैं हूं ना, कि बस कुछ भी करो हम हैं आपके साथ, तो मेंटली हम एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, उससे काम करने में मजा आता है। और एक सपोर्ट होने से बहुत क्या कहते हैं उसको, मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं और एक हिम्मत आ जाती है पीछे से, कि लगता है कि हाँ हम कहीं अगर गिरने भी लगेंगे तो कोई है जो हमें संभाल लेगा। मैं ऐसा ये सोच के नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अटैचमेंट था, ये और सोच के नहीं करते हैं। मैं हमेशा इसको ये बोलता, मैं हूँ, तू चिंता मत कर। मैं हमेशा इसको ये बात बोलता था, बिल्कुल कुछ अच्छा है। मैं हमेशा एक बात में विश्वास करता हूँ, इसको भी बोलता था, हम जब तक कुछ गलत नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक हम सही नहीं कर सकते। आप करिए, गलत करोगे तब आपको अंदाजा होगा कि मैंने गलती क्या की, बिल्कुल, और उसको फिर ठीक करेंगे। और मैं हमेशा एक प्रिंसिपल का आदमी हूँ, जो मेरे लोगों ने मुझे सिखाया है कि आप हर दिन एक गलती हर दिन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सेम नहीं कर सकते, सेम गलती हर दिन नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम नहीं कर सकते। ये मुझे सिखाया मेरे सीनियरों ने। क्या बात है। हाँ, आप गलत करिए, कोई बात नहीं। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब गलत करके हुए हैं। जब मैं मेरी कम्युनिटी में, जब मैं बिजनेस में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने आया, तो मेरा सबने मजाक बनाया। मेरी कम्युनिटी ने बोला कि इससे बड़ा गधा पागल आदमी कोई नहीं है।
मेरे माँ बाप ने मुझे बात करना बंद किया, मेरे परिवार ने बंद किया, लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ करना है। और ये मेरी उस जो एग्जाम है, हाँ। उसका टाइम है, ये मेरे उस जॉब के प्रोफाइल में ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो आज फैमिली सब सपोर्ट? हाँ, सब वो 5-6 साल में सब नॉर्मल हो गया, फिर नॉर्मल हो गया सारा। हाँ। और परिवार में? परिवार सब नॉर्मल। मेरे फिर 2005 में मैं 4 में शादी हुई मेरी। जी जी। अभी मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी मेरी MBBS कर रही है महात्मा गांधी से, और बेटा मेरा 7th क्लास में है। अभी तो आप खुद इतने छोटे लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है आपको देख के कि बच्ची MBBS कर रही है। मेरी बेटी 2nd MBBS में है अभी। जी। और हम जॉइंट फैमिली में हैं। फिर वो चीज हमारे यहाँ से जॉब में है? नहीं, हाउस वाइफ है। एक्चुअली क्या मेरा जब बैक में परिवार ये सब ऐसा हुआ, जी जी, तो कम्युनिटी को पता लगा, सब कुछ हुआ, तो शादी नहीं होने वाली। तो हमारे पिताजी बड़े परेशान से रहे। तो मेरे जो बड़े वाले भाई हैं, उन्हीं की साली है ये। अच्छा। तो हमारे पिताजी जो हमारे ससुर साहब के पास गए, बोले आपके एक बेटी और है, शादी करोगे? बोले कि हाँ करेंगे। तो बोले ठीक है, मैं भी करता हूँ। बिल्कुल, घर परिवार सब जाना पहचाना है। तो शादी हो गई। मेरे भैया भाभी का मुझसे बहुत ज्यादा, मैं उनका रेस्पेक्ट भी करता हूँ और उनका मुझसे बहुत अट्रैक्शन है। और हमारे जो भाभी है वो बहुत एक कहते हैं ना कि शुभ पैर या शुभ लक्ष्मी जिस तरह से लेडी है, जो परिवार को मिलके चलाने वाली है। बढ़िया। हमारी माँ की जीरोक्स कॉपी है। हमारी माँ ने 7 जो उनके हमारे चाचा जो अपने जेठानी देवरानी बोलते हैं, उनके साथ रही, एक साथ खाना बनाया और आगे भी चली। फिर सब अलग जयपुर आए। उस बात हमारी भाभी ने चार्ज लिया, तो सब बहुत स्मूथली रहा। मैं मेरे काम में लग गया। मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि ये कैसा जॉब है, आपके पास टाइम नहीं? हाँ, टाइम नहीं है। जब मैं सर्विस इंजीनियर था। ये शिकायत हर पत्नी को होती है। ये है। मैं एक बात बोलूं आपको। जी जी। कैरियर का मेरी ओपिनियन है, मे भी मैं गलत भी हूँ, सही भी हूँ, बताइए। कैरियर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो परिवार और दोस्त होता है। क्यों? मैं सब मान के चलता हूँ। उसका रीजन है, जब आप जॉब में नहीं हो तो वो परिवार आपको बगल में इधर उधर फोन करके सब लोग, हमारा बच्चा जॉब में नहीं है, हाँ, इसको कुछ करा दीजिए। अरे बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, अरे क्या है ये, पड़ा रहता है, कुछ तो दिला। ये होता है, ये परिवार है। और जब वो लड़का किसी जॉब में जाता है तो सबका सडनली प्यार बहुत जाग जाता है। हाँ, ये परिवार अचानक से अपना ज्यादा लगने लगता है। ये कैसा है, कैसी नौकरी है तेरी, टाइम नहीं है, कहाँ जा रहा है, छोड़ दे। और 70% लोग राजस्थान में इससे इफेक्टेड है। आप एक कड़वी सच्चाई है ये। वो बालक जब जॉब करने जाता है तो आप उसको लाड प्यार दिखाते हो, जब वो जॉब में नहीं होता तो आप उसकी इंसल्ट करते हो। एक मजेदार बात ये भी है कि जॉब में फिर भी एक समय की निश्चितता है। जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो बिजनेस जब शुरू कर रहे हो तो एक तरह से आपका 100% डेडिकेशन चाहिए वहां पर। ऐसे समय में अगर परिवार भी डिमांड करने लगता है ना कि आप हमें भी समय दो, तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये इतना बड़ा चैलेंज है। अब जैसे दोस्त का बोला मैंने, दोस्त के दुश्मन होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या होता है कि आपने 3 इडियट मूवी देखी है? जी जी। उसमें एक डायलॉग है, आप देखेंगे, वो हमारे कॉलेज से रिलेटेड है वो मूवी। बिल्कुल, हर इंजीनियरिंग कॉलेज की भी सच्चाई तो है। उसमें एक डायलॉग है, जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, हाँ, पर दोस्त जब नंबर बनाता है तो ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल, और ये शायद हमारी सबकी मतलब इंसानी फितरत भी है, और दोस्तों के साथ ये ज्यादा एग्जीक्यूट हो जाती है। ये सच है। मैं इस बात का, क्योंकि अभी मैं फिर जब जॉब में था तो मेरे कई सारे दोस्त मुझे बोलते थे, तेरा सैलरी क्या है? पहला सवाल, जिससे उसका कोई कनेक्शन नहीं उस सैलरी से। जी जी। मुझे मिलता है, मैं मेरे परिवार को चला रहा हूँ, उससे उसका, पर वो पूछेगा जरूर। पूछेगा। मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक्स सैलरी बोला, जी, ये मेरा देखो, हाँ, मेरा इतना है पैकेज, मेरा पैकेज, तो पैकेज चलता है, मेरा ये पैकेज है। अब कोई शॉर्ट टेम्पर वाला आदमी है तो वो क्या कहेगा, अच्छा मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ। जी जी। और वो आदमी उसके करियर को खत्म करके आगे बढ़ जाता। बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ परिवार में, जब मेरी वाइफ ने मुझे सवाल पूछा कि आपने कैसा है, तो मैंने उसको बोला
आपका सिलेक्शन ना तो मैं हूं और मेरा सिलेक्शन आप नहीं, लेकिन ऊपर वाले पर ने मिलाया हमको है, भगवान ने मिलाया है। और एक कई बार क्या है कि आप जब एक साथ आते हो, अननोन आते हो, हाँ। तो ज्यादा समझ होती है। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो उस का बहुत सैक्रिफाइस और है। आप तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस लेकर आए थे, हाँ, तो फिर वो और इसमें डिफरेंस है। इसने हाँ। बहुत सैक्रिफाइस किया बिल्कुल। और आज मैं जो हूँ उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं उसको देता भी हूँ। मैंने जब उनको 2005 में मैं ये बात सब करके जी खत्म की थी, हम इस पर आगे बात नहीं करेंगे, मुझे आप 15-20 साल दीजिए, मैं 15-20 साल बाद कुछ बदल के आऊंगा, तब मेरे पास बहुत टाइम होगा। लेकिन शायद कई बातें कही नहीं जाती हैं, लेकिन जब वो हमारा कमिटमेंट दिखाई देता है ना, तो वो रिलेशनशिप मजबूत हो जाता है। एक एज एन हस्बैंड वाइफ हम धीरे धीरे एक साथ ग्रो करने लगते हैं। और वो हुआ। मेरे फैमिली ने, मेरी वाइफ ने स्पेशली बहुत सेक्रीफाइस करके और एडजस्टमेंट किया, बच्चा को पढ़ाना, फिर हमारे पूरे फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी और खाना बनाना, ये सब कुछ उसने बेचारी ने किया। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद हमारी बात सुनेंगे, देखेंगे, आजकल क्योंकि कपल्स में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, एक दूसरे की बात सुनना तो दूर, मतलब वो उसको ना तो समझने की कोशिश करते हैं, ना उसको ढंग से लेने की कोशिश करते हैं, और डिवोर्स उसमें मैं आपको एक एग्जांपल, मिनट में यही हो रहा है। मैं आपको उसका एग्जांपल दूं। जी जी। ये अब मुझे समझ में आया जी। जब मैं अब आप सच्ची मानो तो अब मुझे समझ में आया कि ये क्यों था। उसका एक रीजन है। हमेशा आपके हमारे टाइम पे माता पिता डिसाइड करते थे। बिल्कुल। और उनका डिसाइड फैक्टर में क्या था कि परिवार का बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल, रहन और सहन दोनों साथ में देखा जाता था। मुझे याद है मेरे बड़े भाई की जब शादी हो रही थी तो एक रिश्ता हुआ था उनके साथ में, बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत अच्छी से फैमिली थी। वो बड़े ऑफिसर थे जिनकी बेटी थी, उस जमाने में आईएएस ऑफिसर से थे वो। हमारे पिताजी ने ये कह के उसको रिजेक्ट किया कि आपकी वाइफ का बिहेवियर ठीक नहीं है। लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मदर का प्रॉब्लम है। तो उस टाइम मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे बड़ा अजीब लगा। हाँ। मैं बोला मेरे पापा को तो हम बोल नहीं सकते, पर हमारी माँ को मैं सब बोलता था। मैं हाँ। आपको शादी उससे थोड़ी करनी है। आजकल प्रॉब्लम यही हो गई है। पर उसका रिजल्ट मैंने देखा जब उस लड़की की शादी किसी और से हुई। हाँ। और उसकी शादी हुई तो उसकी माँ का इतना इंटरफेरेंस हुआ कि वो शादी टूटी। उसके बाद फिर शादी हुई, उसने एक दूसरी मैरिज की, फिर वो टूटी। तो मुझे वो 15 साल बाद जब मेरी उस लड़की से मुलाकात हुई, क्योंकि वो मुझे भी जानती थी, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, पर जयपुर से थी, MREC से। तो वो मैंने ऐसे पूछा क्या हुआ, कि नहीं मैं पापा के यही रह रही हूँ अभी। क्यों, क्या हुआ, तुमने शादी की ना? कि नहीं वो मेरे लायक नहीं है। तो मैंने मेरी माँ को बोला तो बोले तेरे पिताजी ने 20 साल पहले बोला था। एग्जैक्टली, हमारे पेरेंट्स की दूरदृष्टि कितनी क्लियर थी कि उनको वो सारी चीजें जो ना घटित हों हमारे परिवार के साथ, वो पहले ही दिखाई दे जाती थी। और ये डिसीजन उनके थे। समझदारी। और उस टाइम जो ये शादियों में जो प्रॉब्लम्स थी वो ना के बराबर थी। और वो चलती थी तो साल 6 महीने चल के वो सोशल इम्पैक्ट में आके वो खत्म हो जाती थी, क्योंकि परिवार के 4 लोग मिलके उसको बात को खत्म। अभी नहीं, अभी बात में कहते कि नहीं खत्म। अच्छा राकेश जी, अब देखिए बहुत सारी हम बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपने शहर को हम नहीं छोड़ सकते। आप करौली में बड़े हुए, फिर दिल्ली गए, बिहार रहे, फिर जयपुर आ गए, लेकिन हमारा है शहर जोधपुर, जो खाने पीने के लिए तो मशहूर है ही, घूमने की जगह भी यहाँ बहुत है, और आप लगातार जोधपुर आते रहे हैं। तो एक तो ये जरूर हमें बताइए कि आपको जोधपुर में क्या क्या सबसे अच्छा लगता है कि हाँ ये जगह है जो मैं मिस नहीं करना चाहता जोधपुर में? जोधपुर का खाना यहाँ हर चीज के लिए खाना है। आप कोई भी वैरायटी, आप अगर आपको पूरी सब्जी भी खानी है ना तो उसके लिए भी एक अलग चॉइस है आपके पास है। ये सबसे, अगर मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, वर्ल्ड में मैं ग्लोबली करीब 50 कंट्रीज में गया हुआ। बिल्कुल, आपका बिजनेस नेटवर्क भी पूरा फैला हुआ है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जोधपुर से अच्छा खाना पूरी दुनिया में नहीं है। क्या बात है। आज अगर 150 करोड़ की कंपनी के ओनर, जयपुर के रहने वाले, करौली में जन्मे व्यक्ति अगर जोधपुर के बारे में ये बात कह रहे हैं तो जोधपुर के लिए गर्व की बात है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग बिल्कुल। आप
वो बहुत मीठा भी बोलते हैं पर रेस्पेक्ट बहुत है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊं, जी जी मैं इनके मेरा बिजनेस पार्टनर है जी। पर मैं इनकी फैमिली में शायद इनके पापा मम्मी एक बेटे की तरह मुझे देखते हैं। बिल्कुल। मैं इनकी बुआ जियों से सबसे मिला हुआ हूँ, वो सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इसी कल्चर को मेरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता हूँ, जी जी, पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लोगों को वैल्यू देते हैं, आप रिश्तों को वैल्यू देते हैं, ये जोधपुर की खासियत है। और यहाँ के खाने की भी खासियत है। मतलब अगर हम भर गर्मी में दोपहर में 2 बजे भी गरम मिर्ची बड़े के लिए वेट कर सकते हैं तो कुछ तो बात है यहाँ कुछ तो बात है, पैसेंस है लोगों को। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है यहाँ का खाना? मिर्ची बड़ा और मैंने बहुत खाया। जी जी। अभी जाके मैं पहले आता था तो इसको बोल के रखता था 3-4 मिर्ची बड़े बना करते और खाता था। जयपुर में भी मिलते हैं, वो नहीं है। वो खाने की बात पूरी दुनिया में नहीं है। वैसे एक चीज मुझे कई बार लगती है कि हम कितना भी चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि आज हर चीज हर जगह मिलती है, लेकिन जो अपनी जगह पर आके स्वाद आएगा ना उस चीज का, वो शायद ग्लोबल पहुंचा दोगे तब भी वो चीज नहीं रहेगी, वो रूट पे ही मजा आएगा। वो जोधपुर में क्या है? जी जी। मैं अगर जोधपुर से पाली की तरफ जाऊं तो वहां नहीं है। अगर मैं जोधपुर से नागौर की तरफ जाऊं तो वहां नहीं है। अगर हम जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जैसलमेर जाए तो वहां पे भी नहीं है। बिल्कुल, हर जोधपुर में है। हर क्षेत्र का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट भी है और बोली भी अलग तरह की है, लोग भी अलग तरह के। बेसिकली हम सब सेम है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं। ये यहाँ का मिर्ची बड़ा तो पूरी दुनिया के लिए पहचान बन गया। और जयपुर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने के लिए? जयपुर में ऐसा तो जयपुर में मुझे कुछ लगता नहीं है। अच्छा, ऐसा स्पेशलाइज ऐसा कुछ भी नहीं। जयपुर तो ग्लोबल हो गया, पर ऐसा स्पेशलाइज कुछ भी नहीं है। और जयपुर में खाने के लिए अब क्या कि सब फास्ट फूड की तरफ बढ़ गए हैं। जो जोधपुर में लोग आज भी ट्रेडिशनल फूड पसंद करते हैं, लेकिन जयपुर में ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल फूड बंद है। अब बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिशनल हैं। गांव में लोग, गांव के लोग हैं जो घर में थोड़ा बहुत खाते हैं। जी जी। जैसे हम लोग हैं, हम गांव से रिलेटेड है तो थोड़ा लेते हैं, लेकिन जयपुर में अभी ट्रेडिशनल खाना ऑलमोस्ट 10% बचा है। जोधपुर में ट्रेडिशनल फूड है, लोग पसंद भी करते हैं, लोग खाते भी। आज कैर सांगरी भी खाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज यहाँ पे जो और जोधपुर के जो मिर्ची बड़ा है या ऐसे कई सारी चीजें जोधपुर की, मैं हमेशा मैं इनको बोलता हूँ, मैं जोधपुर का मिष्ठान का जो ये देखता हूँ शॉप, जो स्वीट शॉप है, वहां मैं पूरे में घूम के लड्डू लेके निकल जाता हूँ। बिल्कुल। इतना वैरायटी देखने के बाद वो देख के ही मन भर जाता तो फिर फाइनली डिसीजन ये होता है कि अपन लड्डू ही ले लेते हैं। वो हमारा असल जो रूट है ना, वहां पर ये लड्डू में अटका हुआ है अगर, तो वो वही पसंद आएगा। मैं भी अगर एक रेस्टोरेंट में जाऊंगी ना, चाहे कितना भी फैंसी रेस्टोरेंट होगा, पर सारा मेन्यू पूरा देखने के बाद दाल रोटी फिक्स। तो जब मैं मेरे जॉब खत्म हुई, तो मैं जॉब खत्म कर रहा था, तो 19 साल जॉब करने के बाद क्या ट्रांसफर हुए थे हम लोग। उनकी बेटी आई, बेटी के साथ हमारी बनी नहीं, मतलब वो मुझसे उम्र में छोटी थी। फिर उनके पिताजी के साथ है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, रवि इनको भी सबको बोलता हूँ कि दिनकर साहब की एक वो थी, बताइए, कि जब नाश मनुष्य पे आता है तो पहले विवेक में मर जाता है। क्या बात है। ये दिनकर साहब ने बहुत पहले बोला था, पर मैंने उस दिन देखा कि एक अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, कोई इश्यू नहीं थे। सडनली उन्होंने एक अपने ईगो के लिए, जो अपना खुद का ईगो था कि नहीं मैं एक मैनेजर डायरेक्टर की बेटी हूं तो मैं उसी तरह से चलाऊंगी, और वो उन्होंने मुझसे बात की तो मैं बाहर निकल के आया। जब बाहर निकल के आया तो जॉब में क्या करें, बिजनेस करें, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। हमारी कम्युनिटी में पैसा कहाँ से आएगा, और बिजनेस का तो माइंडसेट ही नहीं है। पर मैं इस बात में लकी था, मेरे 2 पार्टनर थे, एक पंडित है, एक राजपूत है, एक एक अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक झुंझुनू से हैं। तो हम तीनों साथ जॉब में थे, तीनों बाहर आए पैसों के लिए। मैं मेरे बड़े भाई के पास गया तो एक बार रोया उनके सामने में,
कि 19 साल हम कहीं एसोसिएट रहे हैं, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अभी मैं मेडिकल इंडस्ट्रीज में रहा तो अब दूसरा काम क्या करूं, ये नहीं है। इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो 2 चॉइस थे, या तो मैं जॉब में जाऊं या मैं बिजनेस करूं। मैं घर पे आया, मेरी वाइफ से बात की, मैं कैला देवी को मानता हूँ, मेरी कुल देवी है, तो मैं वहाँ दर्शन करके आया। तो मेरी वाइफ ने मुझे एक बात बोली थी कि कब तक आप ऐसे आदमी जो कभी भी कुछ भी कर सकते हो, पूरे लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, आप कन्विंस कर सकते हो लोगों को। हम तीनों ने बात की, तो हमारे ब्रदर के पास गए, तो थोड़ा रोया मैं, भावना में 19 साल के। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि आज सब कुछ लूट पिट के आया हूँ आपके पास में। उनको यही बोला, तो बोले बता तो सर क्या हुआ। ऐसे ऐसे। तो कोई बात नहीं, क्या करना है तुझे। मैंने कहा मुझे कंपनी खोलनी है। ठीक है खोल लो, पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ, ज्यादा चाहिए तो कितने चाहिए। वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो कितने चाहिए। तो मैंने 2020 की बात है ये, तो बोले 10 करोड़ रुपए। तो उन्होंने चेक बुक निकाली और 10 करोड़ रुपए भर के मुझे दे दिए उन्होंने। इतना आसान। तो वो मेरे दोनों दोस्त बाहर निकल गए, तो हम दोनों बैठे हुए थे, भाई दोनों। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर ये तेरा बिजनेस डूब भी जाए, ये मेरे तेरे अंदर की बात है, मैं कभी जिंदगी में ये पैसा तुझसे मांगूंगा। इतना विश्वास कैसे था? वो जानते थे कि ये आदमी कुछ करेगा हटके, इसके पास सब कुछ है, पर आज इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये परेशान है। कभी मेरी लाइफ में मैं कभी परेशान नहीं हुआ, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। हाँ? लोगों को मैं कभी प्रेशर, पहली बार मैं इमोशनल था। फिर हम बाहर आए, तो तीनों बैठे हम लोग, तो हमने बोला कि यार पैसे तो मिल गए हैं, बिजनेस तो कर सकते हैं, लेकिन ये 10 करोड़ का अपन इंटरेस्ट भी भरेंगे, ये करेंगे, तो अपन इनको पार्टनर कर लेते हैं, प्रॉफिट पार्टनर कर लेंगे, तो इनको श्योरिटी रहेगी कि भाई मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो हमने उनको पार्टनर कर लिया उसी टाइम पे, और कंपनी चालू हुई, और हमने बहुत काम किया। मुझे याद है मैं 15 से 18 घंटे काम करता था। बिजनेस डिमांड करता है आपको। मैंने जो 19 साल काम किया, उसका मुझे पता चला कि मेरी फेस वैल्यू क्या है। लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया। जब मैं मेरे पुराने क्लाइंटों के पास गया, तो हमेशा बोलते थे मीना जी है ना, ठीक है छोड़ो। आपके ऊपर विश्वास था। मैं मयंक के पास आया, जब मयंक मेरे साथ पहले कंपनी मैनेजर के हिसाब से मैं इससे बात करता, जब मेरी कंपनी शिफ्ट, तो बोले मीना जी हमको पता नहीं वो कौन है, हम तो आपके साथ। वो ट्रस्ट था। फिर मैं प्रिंसिपल कंपनियों से जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस, यूएस, चाइना, कई जगह मैं कंपनियों से जाके मिला अपने प्रोडक्ट के लिए। तो मैं एक बात में विश्वास रखता हूँ हमेशा, कि पैसों के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और सब करते भी हैं, लेकिन आपको रेस्पेक्ट और अवार्ड चाहिए, तो उस भेड़ चाल से आगे जाना पड़ेगा।